हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम सॉल्व कर रहे थे। लास्ट के वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था। ध्यान रहे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन है। ओके, तो सर इसके पहले के क्वेश्चंस मुझे कहाँ मिलेंगे? द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का मुझे पूरा प्लेलिस्ट चाहिए। बच्चों जाइए नीचे कॉमेंट सेक्शन में, कॉमेंट मैंने किया हुआ है, जो पिन कमेंट होगा वो आप चेक करिए, वहाँ आप रीड मोर पे क्लिक करिए, पूरा सिलेबस खुल के आ जाएगा। वहाँ आपको द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे क्लिक करना है तो पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चों मैं आपको बता दूं, पहले आप चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको क्वालिटी क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं तो वो क्वेश्चन आपसे बन नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बाउंस करेगा, वैसे मैंने समझाने की कोशिश करी है इस प्लेलिस्ट में, बट पहले चैप्टर देख लें तो अच्छी बात होगी। चैप्टर सर कहाँ से देखें? बच्चों कमेंट सेक्शन में चैप्टर का भी लिंक दिया हुआ है, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का हर एक चैप्टर का लिंक नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने नए बच्चों के लिए बताया है, और पुराने बच्चों को तो पता ही है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन चल रहे थे, विच इज़ ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है व्हेन लाइट रेज एंटर्स द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन अकर्स एट द। देखिए बच्चों अभी एक बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। अगर आपने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है डिटेल में, उसकी वर्किंग अगर क्लास में आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ी बच्चों वीडियो नीचे दिया हुआ है, आप जाके चैप्टर को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपने वहाँ पे पढ़ा था, देखिए एक रफ हमने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है आई का। ठीक है, यहाँ कहीं रेटिना होता है जो स्क्रीन जैसा काम करता है, ये आइरिस है। ठीक है, और ये आइरिस के बीच में ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये क्या होता है? आइरिस। आइरिस के बीच में क्या होता है? एक होल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद बच्चों ये जो आउटर सरफेस होता है आई का, ये वाला, ठीक है, ये बल्जिंग आउट मतलब बाहर निकला हुआ सरफेस होता है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है ना, और आपको पता है कि जब लाइट रेज आती हैं बच्चों, यहाँ से जब लाइट रेज आती हैं कहीं से, तो मोस्ट ऑफ द लाइट रेज को ये कॉर्निया ही, जो कि खुद ही कॉन्वेक्स लेंस जैसा काम कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द लाइट्स तो यहीं कन्वर्ज हो जाती है। कॉन्वेक्स लेंस है ना, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस जैसा बन रहा है ये कॉर्निया। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द लाइट को तो ये आउटर सरफेस कॉर्निया ही कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है कि व्हेन द लाइट रेज एंटर द आई मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन अकर्स एट द। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन कहाँ हो जाता है? तो जवाब है ये बल्जिंग आउट सरफेस, जो आउटर सरफेस है, बल्जिंग आउट मतलब बाहर निकला हुआ है ऐसा, ये ठीक तो ये बच्चों कॉर्निया का ही हो जाता है। आइए देखते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है कहीं दिया बच्चों, यस ऑप्शन बी में दिया हुआ है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। अब देखते हैं बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं सही है। तो बच्चों ऑप्शन ए में बोल रहे हैं क्रिस्टलाइन लेंस। अगर आपको याद हो बच्चों, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमने आई के स्ट्रक्चर में पढ़ा नहीं हुआ है क्रिस्टलाइन लेंस वाला। ठीक है, हाँ हमने आई लेंस के बारे में पढ़ा था जो कि कॉन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करता है। ये प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? प्रोटीन का। और बच्चों आपने पढ़ा हुआ है इसकी फोकल लेंथ भी चेंज हो सकती है, जिससे इसकी पावर भी चेंज हो जाती है, कन्वर्टिंग पावर भी इसकी कॉन्टिन्यूसली चेंज हो सकती है, जिसको हम अकोमोडेशन ऑफ आइज वाइज बोलते थे, है ना। तो सब हमने डिटेल में पढ़ा। खास बात ये है बच्चों, इन्होंने ये जो बोला है क्रिस्टलाइन लेंस, क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल क्या होता है? वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। ठीक है, एटम या मॉलिक्यूल्स का वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर कोई क्रिस्टलाइन मटेरियल है, ठीक है ना, तो उसका स्ट्रक्चर फिक्स होगा। लेकिन ये तो प्रोटीन से बना होता है, ये तो इसका स्ट्रक्चर बार बार चेंज भी होता है। आपने देखा है फ्लेक्सिबल लेंस ये होता है, और अपनी फोकल लेंथ ये चेंज कर सकता है, हमने पढ़ा है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन इस तरीके से फेल हो गया। उसके बाद बच्चों आइरिस और पिपल, आइरिस और पिपल का, इन दोनों का मिल के क्या काम होता था? अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता था। याद है, यहाँ से जब लाइट आती है, जैसे कम लाइट हो, अगर हम डिम लाइट में, कम लाइट में, तो ये आइरिस ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो क्या होता था? ये ऐसा प्यूपिल को बड़ा करता था ये आइरिस। ठीक, और जब लाइट बहुत ज़्यादा होती थी तो ये आइरिस इस डायरेक्शन में ऐसे आएगा और प्यूपिल को छोटा करेगा, जिससे स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करे यहाँ। तो ये आइरिस और प्यूपिल तो मिल के क्या करते हैं? आपका अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना, ये रिफ्रैक्शन का काम तो करते नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों ये दोनों ऑप्शन भी आपके चले गए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 13 देखिए, कह रहा है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज व्हेन आई मसल्स। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। आई मसल्स को क्या बोलते हैं? सिलियरी मसल्स, क्लास में पढ़ा हुआ है हमने, है ना। तो एक काम करते हैं बच्चों, इन्होंने हमसे क्या बोला है कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इंक्रीजेज, मतलब वो पूछना चाहते हैं कि फोकल लेंथ, आई लेंस की फोकल लेंथ कब इंक्रीज हो जाती है, ये पूछना चाहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं तो देखो बच्चों, अगर आई लेंस थिन हो जाएगा, ये देखिए ऐसे पतला हो जाएगा, अगर थिन हो जाएगा, ठीक है, तो जब आई लेंस थिन हो जाएगा तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? ज़्यादा हो जाएगी, और पावर उसकी कम हो जाएगी। ये क्लास में हमने आपको बताया है। थोड़ा सा अगर आपको फील करना हो तो
कैसे फील कराएं? फील तो अब क्लास करिए तभी फील आएगा, और क्या बताएं। ठीक है, ये देखिए थिक है और ये क्या है, थिन। तो थिन जब हो जाता है, लेंथ जब पतला हो जाता है, ठीक है, तो वहां पर फोकल लेंथ जो होती है आपकी इंक्रीज हो जाती है और कन्वर्जिंग पावर आपकी डिक्रीज हो जाती है। ठीक, और लेंस अगर थिक होगा, मोटा हो जाएगा अगर, ठीक है, तो आपका यहाँ पर बच्चों फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो फोकल लेंथ यहाँ पे कम हो जाता था और पावर क्या हो जाती थी, कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाती थी। सही है, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है पावर इज इक्वल्स टू 1/f, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f। तो फोकल लेंथ जब ज़्यादा तो पावर कम। ऐसा कब होता है, जब लेंस थिन हो जाता है, और फोकल लेंथ कम, पावर ज़्यादा। ऐसा कब होता है, जब लेंस थिक हो जाता है। ये थिनर, पतला, थिनर, और ये क्या हो गया, मोटा, थिकर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बच्चों हमें वो वाली सिचुएशन जाके पता करनी है जब लेंस हमारा पतला हो जाता है, थिन हो जाता है। तो याद करिए बच्चों, एकोमोडेशन ऑफ आई वाले चैप्टर में हमने टॉपिक पढ़े थे। फटाफट यहाँ पे एक रफ फिगर थोड़ा सा हमने बना दिया आपको रिवाइज कराने के लिए। याद करिए, जब हम इन्फिनिटी वाले ऑब्जेक्ट्स को देखा करते थे, जैसे हम बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को जब देख रहे हैं, तो उस टाइम आई जो होती है वो अनएकोमोडेटेड होती है। अनएकोमोडेटेड होने का मतलब ये है कि रिलैक्स रहती है, हमारी सिलेरी मसल्स रिलैक्स रहती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बच्चों इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को आपने देखा, तो इस टाइम सिलेरी मसल्स क्या है, हमारी रिलैक्स है। और सिलेरी मसल्स जब रिलैक्स रहती हैं तो लिगामेंट ऐसा खिंच जाता है, ऐसा टाइट हो जाता है। ठीक है, ये जो लिगामेंट होते हैं, ये देखिए सिलेरी मसल्स है, और सिलेरी मसल्स किससे अटैच होती हैं, लिगामेंट से। और लिगामेंट किसको पकड़ के रखते हैं, ये देखिए, ये नीचे वाला लिगामेंट, ये ऊपर वाला, किसको पकड़ के रखते हैं, आपका जो कॉन्वेक्स आई लेंस है जो प्रोटीन से बना हुआ, उसको पकड़ के रखते हैं। तब आप जब आप दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हो ऐसे, तो ये सिलेरी मसल रिलैक्स रहती हैं। जब रिलैक्स रहती हैं तो लिगामेंट्स टाइट हो जाते हैं। जब ये लिगामेंट्स बच्चों टाइट हो जाते हैं तो ये आपका जो लेंस है, आप सोचो लेंस ऐसा रबड़ का बना हुआ है, वैसे तो रबड़ का नहीं बना हुआ है, सोचो मान लो कि ये रबड़ का बना हुआ है। ठीक है, तो ये ऐसा खिंच जाएगी रबड़, और जब ये ऐसे खिंच जाएगी तो ये पतला ही तो हो जाएगा भाई। हाँ, ये पतला हो जाएगा, और जब ये पतला हो जाएगा तो इसकी फोकल लेंथ का क्या होगा, इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आई? पावर डिक्रीज हो जाएगी का मतलब ये है कि इसकी कन्वर्जिंग पावर लेंस की कम हो जाएगी। और सही बात तो है बच्चों, बहुत दूर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको देखने के लिए हमें ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है ना, ये आई लेंस को ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, उसका कम कन्वर्जिंग पावर ही उसको चाहिए, बिकॉज पैरेलल आती हुई रेस को हमें कम ही कन्वर्स करना है, ज़्यादा कन्वर्स नहीं करना है। बात समझ में आई कि नहीं? इसी की बच्चों जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन देखिए, क्लास में हमने पढ़ा था, ये अनएकोमोडेटेड आइज हैं और ये एकोमोडेटेड आइज हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते थे, वहाँ इन्फिनिटी मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते थे, यहाँ पर नियर बाय ऑब्जेक्ट। जब नियर बाय पास के ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो क्या होता है, ये सिलेरी मसल्स बच्चों कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हो, अंदर की तरफ आ जाती हैं, चलो ऐसे समझ लो। ठीक है, तो जब अभी तो ये देखो रिलैक्स थी तो लिगामेंट ऐसा खिंचा हुआ था, टाइट था, तो लेंस कैसा हो गया, पतला। ठीक, और सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं कब, जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखते हैं, बिकॉज हमें ज़्यादा फोकस करना होता है पास के ऑब्जेक्ट पे। ज़्यादा फोकस करने का मतलब ये है कि हम इसको अगर टेक्निकल शब्दों में बोले तो हमारा पावर ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा फोकस करने का मतलब पावर ज़्यादा होना चाहिए। आप इस ज़्यादा फोकस का मतलब फोकल लेंथ आप ज़्यादा मत समझ लीजिएगा। ठीक है ना, तो बच्चों ये देखिए सिलेरी मसल ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ओके, तो जब सिलेरी मसल्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो लिगामेंट बताइए टाइट हो जाएंगे कि लूज हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। तो जो लिगामेंट हैं, ये देखिए लिगामेंट ने जिसने लेंस को पकड़ के रखा हुआ था, कॉन्वेक्स लेंस को, जो कि प्रोटीन का बना हुआ है, जो अपना शेप चेंज कर सकता है, साइज चेंज कर सकता है। ठीक है ना, तो बच्चों ये जब लिगामेंट ही लूज हो गया तो लेंस तो अब उसके कंट्रोल में ज़्यादा रहा नहीं, तो लेंस क्या होता है, लेंस ऐसे अंदर की तरफ दब जाता है थोड़ा सा, क्योंकि पहले तो लिगामेंट ने जो लास्ट सिचुएशन आपने यहाँ पर पढ़ी अनएकोमोडेटेड आइज में, वहाँ तो खींच के रखता था, अब यहाँ खींच के तो रख नहीं पाएगा, लिगामेंट खुद ही लूज हो गया क्योंकि सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट आप इस तरीके से समझ सकते हो, मान लो अंदर की तरफ थोड़ी सी आ गई ऐसे। ठीक, ओके, तो ये लेंस कैसा हो जाएगा बताइए, मोटा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और फोकल लेंथ आपकी कैसी हो जाएगी, फोकल लेंथ आपकी कम हो जाएगी और पावर आपकी ज़्यादा हो जाएगी। और सही तो बात है, पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपको ज़्यादा पावर चाहिए, है ना, आपको ज़्यादा पावर चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब इनकी बात का बच्चों जवाब दे दीजिए, क्या कह रहा है कि आई लेंस का जो फोकल लेंथ है इनको कैसा चाहिए, इनको इंक्रीज वाला चाहिए। तो कब इंक्रीज होता है बताइए, जब सिलेरी मसल्स कैसी होती है, रिलैक्स स्टेट में। तो देखिए कोई ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में बोल रहा है कि व्हेन आई लेंस मतलब सिलेरी मसल्स आर रिलैक्स एंड लेंस बिकम्स थिनर। ओके, जिनको और कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो क्लास करें प्लीज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
इसको देख लेते हैं बच्चों, बी ऑप्शन में कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है इस टाइम, तो ऑप्शन ऐसे ही चला गया, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा आर रिलैक्स्ड, ओके ये तो बात सही है, इसलिए मसल रिलैक्स रहती हैं जब हमें फोकल लेंथ ज़्यादा चाहिए। एंड लेंस बिकम्स थिकर, क्या लेंस थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, नहीं, तो इसकी वजह से ऑप्शन चला गया। ऑप्शन डी देखते हैं, कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड लेंस बिकम्स थिनर, नहीं, लेंस तो थिन हो जाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना होती है आई मसल्स, वो तो रिलैक्स रहती हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका चला गया, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ने से पहले मैं आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। मायोपिया क्या होता था, शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस इसको हम बोलते थे, और इसमें पास की चीज़ें क्लियर दिखती थी और दूर की नहीं दिखती थी, ठीक है, यही चीज़ है ना। और हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता था, इसको लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस बोलते थे, इसमें हमें दूर की चीज़ें क्लियर दिखती हैं, पास की नहीं दिखती है, उसको हम रिवाइज भी कर चुके हैं किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डिटेल में। तो बस इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आइए देखते हैं। कह रहा पर्सन विद मायोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है, तो ये ऑप्शन बच्चों गलत हो गया, क्योंकि मायोपिया में शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस इसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, मतलब कि आपको पास की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, दूर की नहीं दिखाई पड़ेंगी। और इन्होंने क्या बोला है कि मायोपिया में कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये तो कहना है दूर की क्लियर दिखती, नहीं भाई ये तो गलत बात है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी, अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, ठीक है, तो जिसको हाइपरमेट्रोपिया क्या है वो पास की चीज़ें क्लियरली देख सकता है, नहीं ये भी क्योंकि वो तो दूर की चीज़ें क्लियर देखता है, ठीक है। इसको हम दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को हिंदी में दूर दृष्टि दोष, मतलब दूर की चीज़ें क्लियर दिखेंगी, पास की क्लियर नहीं दिखेंगी, और इसका सबका डिटेल हमने क्लास में देखा हुआ है। ऑप्शन सी देखिए, अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, यस, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। उसके बाद ऑप्शन डी, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था बच्चों ये, ऑप्शन डी कह रहा है पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ओके, तो ये भी बात गलत है, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है ना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, कर लीजिए। 15 मैंने पूरा लिखा नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ रे डायग्राम्स ईच शोइंग, पार्ट 1 है मायोपिक आई, पार्ट 2 है हाइपोमेट्रिक आई, ओके, तो दोनों ही मैं किसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक बार आपको पहले भी करा चुका हूँ, मैं फिर से भी कराने जा रहा हूँ। देखिए बच्चों याद करिए, मायोपिक आई में क्या होता है बताइए। मायोपिक आई में बच्चों हमको दूर का क्लियर नहीं दिखता है, हमको पास का क्लियर दिखता है, ठीक है, तो दूर का क्लियर नहीं दिखता है, इसका मतलब जो फार पॉइंट है वो कहाँ जाता है, लेस देन इन्फिनिटी। तो इसके कारण क्या क्या होते हैं, आई बॉल लार्ज हो जाती है, या तो आई बॉल लार्ज हो जाएगी, आई बॉल का साइज बड़ा हो जाएगा, और या तो जो आपका आई लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे डिफेक्ट सबसे पहले हम बनाते हैं कि होता कैसे, देखो तो यहाँ पे एक आई बनाते हैं, ये आई हमने बनाई और ये आई लेंस हमने बनाया, ठीक है ना। क्लास में बच्चों सब कुछ बनाया, थोड़ा सा हम आपको फटाफट इसको बता देते हैं। अब देखिए ये इन्फिनिटी से आपका पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है ना, कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है कोई, वहाँ से आपकी पैरेलल रेज आ रही हैं। अब क्या हुआ होगा, ये आई बॉल या तो बड़ा हो गया होगा, या तो इस कॉन्वेक्स लेंस की पावर बहुत ज़्यादा हो गई होगी, दोनों में से कुछ भी हो जाए। मान लो इसकी पावर बहुत ज़्यादा होगी, तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे कन्वर्ट कर देगा पैरेलल रेज को, तो जब ज़्यादा कन्वर्ट कर देगा स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपकी इमेज रेटिना के जस्ट फ्रंट में बन गई, रेटिना पे नहीं बनी। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना है और इमेज आपकी यहाँ पे बन गई, ठीक है, तो प्रॉब्लम होगा, ब्लड दिखाई पड़ेगा, क्लियर नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, और ये पैरेलल रेज हैं। अब क्या करें, अब यहाँ पर हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होता है एक्चुअल में फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी आ जाता है, तो वो वाला सिचुएशन भी हमको दिखाना पड़ेगा, उसके बाद इसका हम करेक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने फिर से आईज बनाई है, मतलब आई बनाई, और इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे फार पॉइंट पहले आपका इन्फिनिटी पे हुआ करता था, अब यहाँ कहीं पास में आ गया, ये फार पॉइंट कहीं पास में आ गया, ठीक है ना, यानी कि आपको यहाँ तक का क्लियर दिखेगा। देखिए अगर यहाँ पे जो फार पॉइंट हमारा लेस देन इन्फिनिटी हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहाँ फार पॉइंट पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज ना रेटिना पे बन जाएगी क्लियर बच्चों। देखिए यहाँ तक तो दिखता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये देखिए ये इमेज बन गई, और यहाँ में लिखना चाहिए क्या, फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी, ये सब आप लिख लीजिएगा बच्चों, सब क्लास में हम करा चुके हैं। फार पॉइंट इज, ये नीचे लिखना चाहिए था, जगह नहीं है तो हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, लेस देन द इन्फिनिटी, ठीक है। अब बताइए क्या करें, जब ये आई लेंस ज़्यादा
इसको कन्वर्स कर दे रहा है, बहुत ज़्यादा कन्वर्स कर दे रहा है पैरेलल रेस को, तो आप इसको कम कन्वर्स करवाइए, आगे कुछ ऐसा जुगाड़ करो। तो कम कन्वर्स करने का मतलब है कि कॉनकेव लेंस लगा दो, वो थोड़ा सा पहले ही डाइवर्स कर देगा, तो आप अपने चश्मे में एक प्रॉपर फोकल लेंथ का कॉनकेव लेंस लगाएंगे। तो करेक्शन वाला बच्चों डायग्राम देखिए, ये तीनों डायग्राम एग्जाम में बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है क्वेश्चन में ड्रॉ रे डायग्राम्स ईच शोइंग मायोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई। तो पहले आपको बताना है कि भाई कैसे प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आपको बताना फार पॉइंट लेस देन द इन्फिनिटी आ जाता है, फिर आपको करेक्शन वाला डायग्राम बनाना है। तो अब मैं बच्चों इस यहाँ पे करेक्शन वाला डायग्राम देखिए बनाने जा रहा हूँ फाइनली। तो ये देखिए करेक्शन वाला डायग्राम कैसे बनेगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, क्या यहाँ पर हम एक कॉनकेव लेंस लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा हो गई है, ये कन्वर्ट करने का काम करता है, तो उसका जस्ट ऑपोजिट करने वाला यहाँ पे लगा दीजिए। क्या लगा देंगे? कॉनकेव, जो कि क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा। मान लीजिए बच्चों ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है और ये 10 डिग्री अंदर की तरफ एक्स्ट्रा कन्वर्स कर देता है, 10 डिग्री अंदर की तरफ एक्स्ट्रा मोड़ देता है, तो आप पहले ही कॉनकेव लेंस लगा लो जो कि 10 डिग्री बाहर की तरफ क्या कर दे? डाइवर्स कर दे। तो ये जितना डाइवर्स करेगा उतना ये कन्वर्स कर देगा, तो न्यूट्रल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो सही जगह एकदम आपकी इमेज बन जाएगी, यानी कि रेटिना पे बन जाएगी। तो उसका रे डायग्राम स्टूडेंट्स कैसे बनेगा? तो उसका रे डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए यहाँ से देखिए पैरेलल रेज आ रही हैं, ये ठीक, और ये फार पॉइंट तो आपका यहाँ पे है ही है, फार पॉइंट के नीचे जस्ट हम फिर से फार पॉइंट बना लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों यहाँ इन्फिनिटी से ये रेज आ रही हैं, ठीक है, और इसने क्या करा, थोड़ा सा इस लेंस ने थोड़ा सा ऐसे डाइवर्स कर दिया, थोड़ा सा आपको ऊपर की तरफ इसको मोड़ देना है। अब ये देखिए मेरा ये छोटा पड़ जा रहा है डायग्राम, ये आया, ये बच्चों जब यहाँ आप कॉनकेव से निकालोगे ना ऐसे बाहर की तरफ थोड़ा सा ऐसे डाइवर्स कर देना, थोड़ा सा, ये ऐसे डाइवर्स कर देगा कॉनकेव, ये थोड़ा सा इसने डाइवर्स कर दिया। अब ये क्या करेगा कॉन्वेक्स, फिर से इसको कन्वर्स कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको ऐसे ले आके बना देना है। यहाँ पे देखिए रेटिना पे आपको इमेज मिल गई, क्लियर दिखेगा। और फिर क्या करना है, ये वाली जो रेज है स्टूडेंट्स, ये वाली रेज, इनको हमें क्या करना है, बैक ट्रेस करना है। तो इनको अगर हम बैक ट्रेस करें तो हमें कहाँ पे ये मीट होते हुए नजर आएंगी, यहाँ नियर मतलब जो फार पॉइंट हमारा लेस देन इन्फिनिटी हो गया न्यू फार पॉइंट पे। तो देखिए हमने ट्रिक लगा दिया, क्या ऑब्जेक्ट तो हमारा इन्फिनिटी पे है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज हमने कहाँ बनवा लिया, फार पॉइंट पे, क्योंकि हमारा फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी हो गया है। तो फार पॉइंट तो आप नहीं चेंज कर सकते हो, लेकिन आप ऑब्जेक्ट का इमेज उठा के कहाँ ला सकते हो, चश्मा लगाकर, कॉनकेव लेंस वाला चश्मा लगाकर प्रॉपर पावर का आप यहाँ की जो यहाँ पे जो इन्फिनिटी पे ट्री है या कोई भी ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज अब आपने कहाँ बना ली, हाँ आपका जो न्यू फार पॉइंट है, पहले आपका फार पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी, अब आपने इन्फिनिटी पे फार पॉइंट नहीं, लेस देन इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ से इमेज उठाकर हमने यहाँ पे बना ली, जो कि वर्चुअल है। अब वर्चुअल है तो बच्चों क्या मतलब है वर्चुअल है, हमें तो दिखने से मतलब हमें ऑब्जेक्ट तो दिख रहा है ना, क्या दिक्कत है, क्योंकि हम देख कहाँ तक पाते थे, अब हम इन्फिनिटी तक तो नहीं देख पाते थे, हमारा फार पॉइंट तो लेस देन इन्फिनिटी, तो हम एफ पे देख पाते थे ना, न्यू फार पॉइंट पे, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, हमने इमेज यहाँ बना ली न्यू फार पॉइंट पे। बताइए कोई डाउट है इसमें? तो ये करेक्शन हो गया, ठीक है। बाकी लेवलिंग वगैरह वो सब आप बुक से देख के कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने एक बार रिवीजन करा दिया। अब बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई की, ओके। हाइपरमेट्रोपिक आई, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें प्रॉब्लम ये होगा हम पास का नहीं देख पाते हैं, मतलब हमारा जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से दूर चला जाता है, याद है। तो पहले हम इसका सिचुएशन बनाते हैं, अच्छा इसकी कंडीशन, मतलब इसमें क्या कारण होगा, क्यों प्रॉब्लम होगा, हाइपरमेट्रोपिक आई क्यों हो जाएगा, बॉल का साइज, आई बॉल का साइज या तो छोटा हो गया होगा और या तो इसकी कन्वर्जिंग पावर लेस हो गई होगी, ठीक है। तो डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे डिफेक्ट हम कैसे दिखाएंगे, ये आई लेंस है आपका, ठीक है, और ये आपका नियर पॉइंट है, ठीक है, ये आपका नियर पॉइंट है, और ये नियर पॉइंट आई से बच्चों कितना डिस्टेंस पे होता था, ये 25 सेंटीमीटर पे आई लेंस से हम डिस्टेंस लेते हैं ना, ये वाली, तो ये हो गया आपका कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों देखिए रेज आ रही हैं, अब या तो बॉल ये छोटा हो गया होगा और या तो इसकी कन्वर्जिंग पावर लेस हो गई होगी, तो ये कॉन्वेक्स लेंस इसको ना अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पाएगा, तो जब अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पाएगा तो ये रेटिना के पीछे मीट करेंगी, ये देखो ये ऐसे, तो यहाँ इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी, ठीक है ना। अगर और अच्छे से कन्वर्स कर देता तो यहाँ मीट कर जाती, पर नहीं कर पाया, है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको और ज़्यादा कन्वर्स करना है, यानी कि इसका पावर बढ़ाना है।
तो उसका पावर बढ़ाने का मतलब कन्वर्स करने का काम कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस की कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि आपको अपने चश्मे में यहाँ पे सामने आई लेंस के सामने चश्मे में प्रॉपर फोकल लेंथ का या प्रॉपर पावर का आपको कॉन्वेक्स लेंस लगाना होगा, ठीक है ना। उसकी कैलकुलेशन करनी हम लोग ने क्लास में सीखी हुई है, ठीक है ना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या दिखाते हैं, सेकेंड पार्ट में हम ये दिखाते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई है। तो प्रॉब्लम ये हुई है कि आपका जो नियर पॉइंट है, ठीक है ना, वो नियर पॉइंट आपका कहाँ चला गया है, थोड़ा सा 25 सेंटीमीटर से दूर चला गया है, ठीक है ना। तो इसको भी चलिए हम दिखा देते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम नियर पॉइंट यहाँ ना बना के थोड़ा सा दूर बना देते हैं। देखिए नीचे डायग्राम में बच्चों, ये नियर पॉइंट हमारा यहाँ पे दूर आ गया है, न्यू पोजीशन एन डैश पे आ गया है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा। तो आई के नीचे बच्चों हम आई वापस से बना लेते हैं, ठीक है, ये ऐसे। अब देखिए बच्चों, ये एन डैश जो है ये हमारा न्यू नियर पॉइंट है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा तो हमें क्लियर दिखाई पड़ेगा, तभी तो हमारी कोई बुक है। तो हम कैसे देखते हैं, हमें यहाँ तो दिखता नहीं, हाइपरमेट्रोपी अगर हो जाए तो ऐसे दूर रखना पड़ता है ना, मतलब हम बुक को कहाँ ले गए, न्यू नियर पॉइंट पे, तब क्लियर दिखता है। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो यहाँ से जो इमेज बनेगी बच्चों, ये एग्जैक्टली आपकी रेटिना पे बन जाती थी, ये भी हमने क्लास में देखा था, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दूर रखें बुक तो अब इसको बच्चों आपको करेक्ट करना है। तो इसको कैसे करेक्ट करेंगे, हम क्या करें, सामने एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं और वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा देगा, ठीक है। और वो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है एन पे रखा हुआ, इसकी इमेज को कहाँ बनवा देगा, वर्चुअल इमेज को एन डैश पे। तो हमें तो इमेज देखने से मतलब है ना, हमें तो एन डैश पे दिखता है, हमें दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इसको डायग्राम को हम ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं। ये सब हमने बच्चों क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ये एन के नीचे देखिए एन कॉपी कर लेंगे हम, ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा बनना चाहिए। ये एन पे देखिए हमने एन को कॉपी कर लिया एन के नीचे, और एक काम और करते हैं, ये एन डैश के नीचे हमने एन डैश को कॉपी कर लिया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं यहाँ सामने, तो यहाँ एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट असली में कहाँ पे रखा हुआ है बच्चों, ये बताइए। ऑब्जेक्ट तो आपका यहीं पे रखा हुआ है ना, नियर पॉइंट पे। अब तो हम बुक को चश्मा लगा लिया तो आराम से पढ़ेंगे नियर पॉइंट पे रख के। तो बुक हमारी यहाँ रखी है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो यहाँ से हमको थोड़ा सा दिखाना है। फिर इसने कन्वर्स कर दिया ऐसे, फिर इसने कन्वर्स कर दिया, ठीक है, और बस यहाँ पे ले आके आपको ऐसे रेटिना पे बना देना है, और इसको ये वाली रेस को ऐसे बैक ट्रेस करते हुए कहाँ ले जाना है, एन डैश पे। अब ये बताइए, आपका ब्रेन और आइज़ दोनों मिल के इमेज को पकड़ते कहाँ पे हैं, अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, उन्हें कहाँ देखना पसंद है, मतलब कहाँ समझ में आता है उन्हें, एन डैश पे ना। तो देखो ये कॉन्वेक्स लेंस लगाने से यहाँ जो बुक रखी थी नियर पॉइंट पे, इसकी वर्चुअल इमेज कहाँ बन गई, एन डैश पे ही तो बन गई ना, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे दिखेगी बुक, मतलब बुक की जो यहाँ पे जो इमेज होगी वो हमें समझ में आएगी, और यहाँ तो हमें क्लियर दिखता है, तो करेक्ट तो हो गया। अब असली में बुक यहाँ रखी, उसकी इमेज यहाँ बन रही है, और ये तो हमें दिखता है, तो हमें तो इमेज देखने से मतलब है। बुक यहाँ रखी हो चाहे एन डैश पे, चाहे ना रखी हो, तो अब हमें बुक को दूर ले जाने एन डैश पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एन पे ही रख के हमें उसकी यहाँ पर वर्चुअल इमेज दिख जाएगी। बताइए कोई डाउट है? हाँ, तो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। बाकी बुक्स वगैरह से देख के आप इसकी लेवलिंग वगैरह कर सकते हो, जो भी है, ठीक है, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था एक्चुअल में, मैंने तो यहाँ पे आपको सारा बता दिया। इन्होंने आपसे पूछा था ड्रॉ रे डायग्राम्स ईच शोइंग मायोपिक आई एंड हाइपरमेट्रोपिक आई, तो ना करेक्शन नहीं बताना था बच्चों, पर आपने सीख लिया तो अच्छी बात है, करेक्शन नहीं बताना था। मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में ना, ड्रॉ रे डायग्राम ईच शोइंग मायोपिक आई एंड हाइपरमेट्रोपिक आई, अगर ऐसा ओनली पूछा है तो हमें केवल बच्चों ये वाला डायग्राम बनाना था। मायोपिक आई में ये वाला, मतलब मायोपिक आई में के रे डायग्राम को यही तो शो कर रहा है ना, इमेज पहले बन जाती है, और हाइपरमेट्रोपिक में केवल ये बनाना था। करेक्शन नहीं पूछा था बच्चों, करेक्शन पूछा है आपको क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है, वहां पे आपको ये पूरा डायग्राम बनाना होगा, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, कर लीजिए। Number 16 is a very हलवा question, very easy question. A student sitting at the back of the classroom cannot read clearly the letters written on the blackboard. What advice will a doctor give to her? Draw a ray diagram for the correction of this defect. पीछे बच्चा बैठा है बच्चों, उसको ब्लैक बोर्ड पर नहीं दिखाई पड़ता है, मतलब दूर का नहीं दिखाई पड़ रहा है उसको, तो उसको मायोपिया है, ठीक है ना, जिसको हम नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब पास का दिख रहा है उसको, दूर का नहीं दिख रहा है। अब दूर का नहीं दिख रहा है मतलब मायोपिया हुआ है, मतलब आई बॉल बड़ी हो गई है, या उसके आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा हो गई है।
तो अब आपको आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर कम करनी होगी, जिसके लिए आपको कॉनकेव लेंस चश्मे में प्रॉपर फोकल लेंथ वाला या प्रॉपर पावर वाला फिट करना पड़ेगा। बात समझ में कि नहीं? तो डॉक्टर बच्चों इसको क्या एडवाइस देगा बच्चे को? हाँ, तो इसका आंसर मैं बच्चों बोल देता हूँ, जिसको लिखना हो वो लिख सकता है, इसमें कुछ खास है नहीं, जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने समझाया था वही है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे बताइए, क्योंकि इन्होंने पूछा है ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द करेक्शन ऑफ द डिफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे, इसमें हम दिखाएंगे आई बॉल या तो बड़ी होगी या तो कन्वर्टिंग पावर्स की ज़्यादा होगी। तो क्या किया, जो दूर से आती हुई जो रेज हैं, पैरेलल रेज, उसको इसने पहले ही कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो रेटिना पे नहीं मीट कर पाया, इसलिए ब्लड दिखाई पड़ रहा है। रीजन बच्चों इसका लिखेंगे हम कि फार पॉइंट इज लेस देन इन्फिनिटी, मतलब हमारा फार पॉइंट यहाँ पास में आ गया है। अब हमको यहाँ तक के ऑब्जेक्ट दिखते हैं, बस इससे दूर के ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखते हैं। तो हम क्या इसमें ट्रिक लगाएंगे, हम ये ट्रिक लगाएंगे कि इन्फिनिटी से जो आती हुई रेज हैं उसको हम उसकी हेल्प से हम उसकी इमेज कहाँ बनवा लें, मतलब ब्लैक बोर्ड से जो रेज आ रही हैं उसकी इमेज हम कहाँ बनवा लें, अपने न्यू फार पॉइंट पे बनवा लें। इसके लिए हमने कॉनकेव लेंस लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से जो इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, इसने इसको थोड़ा सा डाइवर्स पहले ही कर दिया, मतलब अगर जितना एक्स्ट्रा कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्स करता था उतना ही हमने इसको पहले डाइवर्स करा दिया, ठीक है। तो ये रेस को हम बैक ट्रेस करेंगे तो हमारी इमेज जो ब्लैक बोर्ड की वो कहाँ बनेगी, हमारे न्यू फार पॉइंट पे विच इज लेस देन इन्फिनिटी। तो हमें क्लियर दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो बाकी बच्चों इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है उसको मैं बोल देता हूँ, जिनको लिखना हो वो लिख सकते हैं। एग्जाम में लैंग्वेज क्या लिखनी है, हम लिखेंगे द स्टूडेंट्स इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया और नियर साइटेडनेस, फुल स्टॉप। In myopia, one can see nearby objects clearly but cannot see distant object distinctly. In myopia, comma, one can see nearby objects clearly but cannot see distant objects distinctly. Full stop. Next, हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बच्चों। The doctor advises a concave lens of suitable power. The doctor advises a concave lens of suitable power to bring the image back onto the retina. The doctor advises a concave lens of suitable power to bring the image back onto the retina. तो इस तरीके से हम इसका आंसर देंगे और ये रे डायग्राम वहाँ पे हम बना देंगे। ओके, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वेरी हलवा क्वेश्चन, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर आपने सॉल्यूशन देखा है तो ये भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ऑब्वियसली। हाउ आर वी एबल टू सी नियर बाय एंड ऑल्सो द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों, दूर की चीज़ें और पास की चीज़ें हम क्लियरली देख सकते हैं। जैसे हमारा कैमरा होता है, ठीक है ना, तो कैमरे का फोकल लेंथ क्या होता है, फिक्स होता है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैं तो जूम कर लेता हूँ, वो तो तुम एक बार करते हो ना, ठीक है ना, तो तुम एडजस्ट करते हो। तो आई में ऐसा नहीं होता, आपको पता ही, आई एक ऐसा नेचुरल लेंस है जिसकी फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, तो फोकल लेंथ जब इंक्रीज होगी तो पावर डिक्रीज होगी, और फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो पावर इंक्रीज होगी, ठीक है। और ये जो आई ऑटोमेटिकली अपना फोकल लेंथ चेंज कर लेती है आई लेंस का, इस कॉन्सेप्ट को या इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे एग्जाम में क्या, कि ह्यूमन आई इज एबल टू सी नियर बाय एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस यूजिंग द पावर ऑफ एकोमोडेशन। इसको अंडरलाइन कर लें, यूजिंग द पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब जैसा कि क्वेश्चन नंबर 13 में हमने सीखा था वैसे यहाँ पे भी कर लेते हैं। अब एग्जाम में हम दो डायग्राम बना सकते हैं। देखिए, एक लेफ्ट हैंड साइड बनाया है हमने और एक ये राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आप कौन से ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं बताइए, इन्फिनिटी, यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को जब आप देखोगे तो सिलियरी मसल्स आर रिलैक्स। सिलियरी मसल्स कैसी होंगी, रिलैक्स होंगी। जब सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो ये जो लिगामेंट होता है, देखिए ये सिलियरी मसल्स है, सिलियरी मसल से लिगामेंट लगा है और लिगामेंट ने नीचे भी देखिए सिलियरी मसल्स है और ये लिगामेंट है, और लिगामेंट ने किसको पकड़ के रखा हुआ है, लेंस को। लिगामेंट से कौन अटैच है, आई लेंस, ठीक है। तो जब आपकी सिलियरी मसल्स रिलैक्स होंगी तो ये लिगामेंट्स कैसे हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, और जब लिगामेंट्स टाइट हो जाएंगे तो ये लेंस आपका स्ट्रेच हो जाएगा, थोड़ा सा खिंच जाएगा। तो लेंस जब आपका ऐसे खिंच जाएगा तो पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और थिन जब लेंस हो जाएगा आई लेंस तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसका अगर फोकल लेंथ बढ़ जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, जो दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको देखने के लिए आपको ज़्यादा पावर की जरूरत नहीं होती हमारी आइस को, ठीक। इसी का जस्ट बच्चों रिवर्स प्रोसेस, जब आप पास के ऑब्जेक्ट को देखते हो, देखो पॉइंट ओ जो है यहाँ नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इसको हम देखेंगे तो पास में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें ज़्यादा पावर की जरूरत होती है, मतलब फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो फोकल लेंथ कम करने के लिए ये लेंस को थिक होना पड़ेगा, ठीक है। थिक कैसे होगा,
यहाँ पर स्लियरी मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। स्लियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो ये जो लिगामेंट है जिसने अभी तक जो टाइट था ऐसे जो लेंस को भी थिन करके रखा था, तो स्लियरी मसल जब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुई, तो जब कॉन्ट्रैक्ट हुई तो लिगामेंट्स लूज पड़ गए, और ये जब लिगामेंट्स लूज पड़ गए तो इनका ज़्यादा कंट्रोल आई लेंस के ऊपर होगा नहीं, और आई लेंस कैसे हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, और आई लेंस जब थिक हो जाएंगे तो इनका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, इनका फोकल लेंथ हो जाएगा डिक्रीज, और पावर हो जाएगी क्या, इंक्रीज, बिकॉज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोकल लेंथ, हमें पता है, ठीक है ना, फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने, P इज इक्वल्स टू व्हाट 1/f, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है। अब एग्जाम में बच्चों कुछ लैंग्वेज लिखनी हो तो आप लिख दीजिए, जो क्लास कराई वहाँ से लिखना हो, यहाँ से देखना हो, यहाँ से थोड़ा सा आप लिख सकते हो। क्लास में तो बहुत डिटेल में बताया, मैंने शॉर्ट में कुछ नोट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम्स थिन, इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज, दिस इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, ओके। और यहाँ पे हमने लिखा है, व्हेन द स्लेरी मसल्स आर कॉन्ट्रैक्ट द आई लेंस बिकम्स thicker, consequently the focal length of the eye lens decreases, okay। तो ये सब कुछ बातें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, हर एक बच्चा इसको कर सकता है। कह रहा है पर्सन नीड्स लेंस ऑफ पावर -4.5 डायोप्टर फॉर करेक्शन हर विजन। बच्चों देखिए पावर कैसे दी हुई है, नेगेटिव। पावर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू 1/f, जहां पर f क्या होता है, फोकल लेंथ होती है। अब देखिए 1 तो पॉजिटिव है, अगर f हमारा नेगेटिव होगा, हाँ एक चीज़ और, f को हमें मीटर में लेना होता है तो पावर डायोप्टर में आती है, ठीक है ना। तो f अगर आपका बच्चों नेगेटिव हुआ तो पावर का आंसर भी नेगेटिव आएगा, फोकल लेंथ अगर आपका पॉजिटिव हुआ तो पावर का भी आंसर पॉजिटिव आएगा। और हमको पता है कॉन्वेक्स लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक। ये हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बच्चों चैप्टर पढ़ लीजिए, अभी भी मौका है, शॉर्ट में मत करिए, है ना। आप ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो फिर नई चीज़ें समझ में आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता था, तो पावर भी कैसी होगी उसकी, नेगेटिव होगी। अब बताइए पावर बच्चों नेगेटिव दी हुई है यहाँ, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगा, इसका मतलब लेंस कौन सा बताइए, कॉन्केव। तो यहीं से बच्चों आपको पकड़ में आ गया है कि इन्होंने जो पार्ट 3 पूछा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द करेक्टिव लेंस, कौन सा नेचर होगा करेक्टिव लेंस का, तो जवाब है जो लेंस यूज किया जाएगा उसके चश्मे में वो क्या होगा, कॉन्केव लेंस होगा। तो इसका आंसर हमने ये कर दिया, चलो बहुत बढ़िया। अब बताइए बच्चों कॉन्केव लेंस की आपको जरूरत कब पड़ती है, रेस को डाइवर्स करने में, मतलब पावर को कम करने में। तो पावर को कम करने की जरूरत हमें मायोपिया में पड़ती थी, याद करिए, क्योंकि मायोपिया में क्या होता था, मायोपिक आइज में हमें दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती थी, है ना, पास की चीजें क्लियर दिखती थी, तो दूर की चीजें क्लियर इसलिए नहीं दिखती थी, याद होगा आपको, या तो हमारा आई बॉल बड़ा हो जाता था, ठीक है, जिससे कि जो इमेज है वो रेटिना से पहले ही बन जाती थी, और या तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका पावर बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो पावर कम करने के लिए हमारा आई लेंस जो होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस, अगर उसका पावर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा कन्वर्स कर रहा है। अब आपको कम कन्वर्स कराना है तो ज़्यादा कन्वर्स करने का जस्ट ऑपोजिट क्या होगा, कन्वर्जिंग का जस्ट ऑपोजिट डाइवर्जिंग नेचर किसका होगा, कॉन्केव का। तो ऐसे भी आप मतलब आपने पकड़ तो लिया ही क्वेश्चन को, उसके पावर से कोई दिक्कत नहीं है कॉन्केव। अब आप डिफेक्ट बता सकते हैं, मायोपिया बहुत बार बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो उसमें कुछ खास चीज नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन विजन इज शी सफरिंग फ्रॉम, तो आंसर इज व्हाट, मायोपिया, जिसको नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों पार्ट बी में न्यूमेरिकल यहाँ पे करना है, 3 मार्कर क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, ऐसे एनसीईआरटी एग्जाम से डायरेक्ट। हाँ न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। कह रहा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस, तो बच्चों फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे बताइए, फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से f को इधर भेज दीजिए, p को नीचे भेज दीजिए, ठीक है। तो f इज इक्वल्स टू 1/p इज इक्वल्स टू 1/, हाँ भाई p की जगह बच्चों कितना रखेंगे, -4.5 रखेंगे, ठीक। तो हमारा ये जो फोकल लेंथ है ये किस में आएगा, मीटर्स में आएगा। अब इसको आइए सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करें इसको। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लग गया, सही है। अब 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, अभी आपके माइनस चलो ऊपर लगा लेते हैं, 10/45 आ गया, 5 2 ज़ा 5 9 ज़ा 45, ठीक है। तो -2/9 आ गया, 2 को 9 से डिवाइड लगा दीजिए कहीं पे, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। 2 को हम लोगों ने 9 से डिवाइड लगाना है, तो पॉइंट लगा के 0, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। यहाँ आएगा 2, पॉइंट लगा के 0, 9 2 ज़ा 18, मेरे ख्याल से बच्चों ये 0.2222 आता रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, हमने अप्रॉक्स में लिख दिया क्या, 0.22 क्या मीटर्स। तो फोकल लेंथ कितनी होगी, 0.22 मीटर्स। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर सेंटीमीटर में चेंज कर लें क्या, कर लो सेंटीमीटर में चेंज, क्या दिक्कत है कि भाई ऐसे आता रहेगा ना 0.2222। तो सपोज मैंने 0.2222 लिया है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करो मीटर को, तो पॉइंट इधर आ जाएगा ना, तो कितना देगा 22.22 सेंटीमीटर। ये भी आंसर सही है,
ये भी आंसर सही है। तो पावर उन्होंने डायोप्टर में दे रखी थी, इसलिए मैंने फोकल लेंथ मीटर में लिख दी, कोई दिक्कत नहीं, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। तो अप्रॉक्स में जो फोकल लेंथ है वो हमारा कितना है 0.22 मीटर, ठीक है। एक इसमें बच्चों करेक्शन हमें करना होगा, हमें माइनस भी तो लगाना है क्योंकि लेंस हमारा कैसा है, कॉनकेव है। कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। तो तीनों पार्ट के हमने आंसर कर दिए, वेरी इजी क्वेश्चन, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 मुझे नहीं लगता है बताने की जरूरत होगी, वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा हाउ विल यू यूज 2 आइडेंटिकल प्रिज्म सो दैट, मतलब एक जैसे आपको 2 प्रिज्म दिए गए हैं, सो दैट अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट का एक नैरो बीम आ रहा है, इंसिडेंट ऑन द 1 प्रिज्म, मतलब ये फर्स्ट प्रिज्म है और ये आपका सेकेंड प्रिज्म है, ठीक है। ऑन 1 प्रिज्म आउट ऑफ द सेकेंड प्रिज्म एज वाइट लाइट, मतलब आपको एक नैरो बीम व्हाइट लाइट की दी गई है, तो आपको ये दोनों प्रिज्म कैसे रखने हैं कि जब आपको सेकेंड प्रिज्म से लाइट मिले तो वो भी कैसे मिले, व्हाइट लाइट, ठीक है। तो हम कैसे रखते हैं, एक प्रिज्म को दूसरे प्रिज्म के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड रखते हैं, है ना, याद है। तो हम आंसर लिखेंगे एग्जाम में, बाय यूजिंग 2 आइडेंटिकल प्रिज्म, 1 प्लेस इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। चेक करो, फर्स्ट वाला सेकंड के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है और सेकंड वाला फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्टेड है। तो होता क्या है, यहाँ से व्हाइट लाइट आई, फर्स्ट प्रिज्म ने क्या किया, इसका डिस्पर्शन किया, तो यहाँ आपको 7 कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे सरफेस पे फिर से रिफ्लेक्शन होगा, जब ये वाले सरफेस पे रिफ्लेक्शन होगा तो ये टुवर्ड्स द व्हाट, बेस, थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है प्रिज्म हमेशा कहाँ बेंड करता है, टुवर्ड द बेस। देखो यहीं पे बेस पे मुड़ते हुए आपको नजर आएंगे, प्रिज्म का बेस है QR, तो इधर मुड़ी, फिर यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, फिर से प्रिज्म के बेस की तरफ थोड़ी सी मुड़ेंगे, फिर जब जैसे ही दूसरे प्रिज्म में आएंगी, क्योंकि दूसरा प्रिज्म जस्ट इसके इन्वर्टेड रखा हुआ है फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में, इसलिए जो सेकेंड प्रिज्म है वो इक्वल अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन करेगा बट इन ऑपोजिट मैनर। जैसे इसने रिफ्लेक्शन किया था उसके जस्ट ऑपोजिट ये रिफ्लेक्शन करेगा। तो इसने क्या किया था बच्चों, देखिए डिस्पर्शन कर दिया है, हमने लिखा है डिस्पर्शन मतलब 7 रंग आपको यहाँ पे मिल गए, 7 कलर्स। तो ये क्या करेगा, क्योंकि आपने इसको इन्वर्टेड रखा है तो ये भी रिफ्लेक्शन करेगा, इक्वल अमाउंट में ही रिफ्लेक्शन करेगा, लेकिन इन ऑपोजिट मैनर करेगा क्योंकि ये इन्वर्टेड रखा हुआ है। तो ये 7 रंग बच्चों फिर से 7 कलर फिर से ये ऐसे रिकम्बाइन हो जाएंगे, इस फिनोमेना का हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन। और सेकंड जो प्रिज्म है उससे आपको व्हाइट लाइट मिलेगी, और यहाँ पर हमने स्क्रीन S लगाई हुई है, इस स्क्रीन S पे पैच ऑफ व्हाइट लाइट आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत है बताइए, हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, और ये व्हाइट लाइट जो आ रही है और जो यहाँ से निकल रही है ये दोनों कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है बताइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कर लीजिए। नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 20 मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने लिखा भी नहीं, मैं पढ़ देता हूँ फटाफट। ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द डिस्पर्शन थ्रू अ प्रिज्म व्हेन अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन ऑफ इट्स रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस, ऑल्सो इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ द कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन। सबसे पहले डिस्पर्शन और स्पेक्ट्रम में अंतर समझ लीजिए। डिस्पर्शन क्या होता है, जब ये देखिए रिफ्लेक्टिंग सर्फेस AB है प्रिज्म का, जब व्हाइट लाइट यहाँ पे आएगी, जो 7 कलर्स में ये जो डिस्पर्स हो जाती है, 7 कलर्स जो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन। और फिर जब सरफेस AC से रिफ्लेक्ट होती है और सामने स्क्रीन पे आपको ये 7 कलर्स मिल जाते हैं, कोई स्क्रीन लगा दीजिए सामने तो आपको स्क्रीन पे 7 कलर्स मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें कि प्रिज्म के बेस से टॉप पे ऑर्डर क्या होता है, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है ना। तो ये जो व्हाइट स्क्रीन पे आपको 7 कलर्स मिलेंगे, ये 7 कलर का जो पैटर्न है जो व्हाइट स्क्रीन पे मिलता है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें पहले, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये तो सबको बनाना आता है, हाँ। यहाँ डिस्पर्शन हुआ और फिर जब सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस से हमने निकाला तो इसको टुवर्ड्स द बेस हमने बेंड कर दिया। चेक करिए, ये BC क्या है, प्रिज्म का बेस, और लाइट जब भी प्रिज्म से बाहर आती तो हमने आपको बताया प्रिज्म हमेशा उसको बेस की तरफ मोड़ देता है, ठीक है। बाकी इसका डिटेल ऑब्वियसली क्लास में हमने कराया हुआ किस तरीके से होता है। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, और इन्होंने आपसे पूछा था ऑर्डर भी लिखना है, तो हमने लिख दिया था ऑर्डर ऑफ द कलर इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द प्रिज्म टू अपवर्ड, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये, सही है। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ये व्हाइट लाइट जो आ रही है डॉट डॉट करके इसका ओरिजिनल पाथ भी दिखा दीजिएगा, मतलब जाना यहाँ पे चाहती थी बट मीडियम चेंज हो गया, तो एक बार यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ और एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, सही है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ऐसा तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। हाँ, ऑर्डर आपसे पूछ सकता है। एक चीज़ और बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद करिए विबग्योर, ठीक है, विबग्योर। हमने आपको बताया था जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो मोर द फ्रीक्वेंसी मोर द बेंडिंग, ठीक है। तो चेक करो कि वॉयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा मुड़ा तो सबसे नीचे आपको मिला है, बात समझ में है कि नहीं। और रेड कलर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो सबसे कम वो बेंड हुआ,
तो आपको सबसे ऊपर मिला, जो सबसे ज़्यादा मुड़ेगा वो नीचे तो मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, और जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े बच्चों, अभी भी टाइम है, चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, देन एग्जाम्पलर करिए, तो बहुत ही अच्छा फील आएगा और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ही नहीं होगा। टाइम तो थोड़ा सा देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।